हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक नंबर थर्ड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म्स। हमने लास्ट टॉपिक जो किए थे, इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किया था। आज हम बेसिकली जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है, जो बिजनेस फर्म में क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए। बेसिकली जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें प्रॉफिट जनरेशन तो होना ही चाहिए। फर्स्ट हमें ऑब्जेक्टिव पता ही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जब तक प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी तब तक वो हमारे लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर नहीं आएगी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है? प्रॉफिट को अचीव करना। प्रॉफिट को अचीव करेगी तभी तो वो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सेटिस्फाइड कर पाएगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी ये अचीव कर पाएगी। तो फर्स्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा जब, और उस केस में जब प्रॉफिट होगा तभी तो हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? डिविडेंड्स देंगे। जब डिविडेंड्स देंगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया है? डिविडेंड्स दिए हैं, हमें बेनिफिट्स मिले हैं, हम हमारी इन्वेस्टमेंट के जो फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आए हैं, हमें एज ए रिटर्न में डिविडेंड मिला है टू द शेयर होल्डर्स को। जो शेयर होल्डर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एज ए रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा? डिविडेंड की फॉर्म में मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जब हम बात करें कि यही प्रॉफिट हम फर्दर ऑन हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम यही जो है एज ए फाइनेंस फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर यूज़ कर सकती हैं। कोई भी मशीनरी हमने लगानी है, कोई भी हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस केस में भी हम हमारे जो कैपिटल जो जनरेट होके आ रही है इन अ प्रॉफिट की टर्म्स में, उसको फर्दर ऑन इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट वाज द, इससे क्या होगा? दैट वाज द लेस वनरेबल टू द टेक ओवर्स, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमें कोई एक्वायर नहीं कर सकती। क्यों नहीं एक्वायर करेगी? क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेटेड है ऑर्गेनाइजेशन। कोई लॉस में होगा तो ही तो कोई एक्वायर करेगा। अगर प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, उसको कोई लॉसेस नहीं है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये डर नहीं रहेगा कि कोई भी आउटसाइडर जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं हमें एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट पॉइंट वाज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वाज द सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, या मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज होगा? जब एक मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, एक शेयर की जो वैल्यू है वो मार्केट में इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो उसकी एक 10 रुपीज़ मार्केट में शेयर थी, अब आज उसकी वैल्यू एक 100 रुपीज़ है। एक वैल्यू जो है मार्केट में एक शेयर की इंक्रीज हो गई है, तो उस सिचुएशन में एक मोनोपोली जनरेट होके आएगी, यानी कि सब लोग क्या करेंगे? वही परचेज करेंगे। वही परचेज करेंगे तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी कि इन फ्यूचर में भी उस मार्केट के अंदर उस कंपनी के शेयर इंक्रीज होंगे। ये भी मार्केट में पता है कि उस कंपनी के शेयर मार्केट में इंक्रीज होने वाले हैं। जब इंक्रीज होंगे तो एक मोनोपोली टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मोनोपोली सिचुएशन में क्या होता है? मोनोपोली में ये होता है कि हमारा जो हमारा जो सेलर है वो एक ही है और लॉट्स ऑफ बायर्स आर देयर। और उस केस में जब मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट होगी तो जो हमारा जो सेलर है वो हाई प्राइस पे हमें मार्केट में प्रोडक्ट को या शेयर को बेचेगा। उससे क्या होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म क्या होगा? प्रॉफिट निकल के आएगा। और हम लोग जब एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक कंपनी है वो कंटिन्यू ही उसका शेयर जो मार्केट में एक 10 रुपीज़ था वही 500 हो गया और वही 1000 रुपीज़ हो गया फॉर द 3 मंथ्स ड्यूरेशन के टाइम। 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में ही अगर प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है तो हर कोई शेयर उसकी खरीदना चाहेगा। हर कोई जो भी हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाहेंगे कि हम उस कंपनी का शेयर खरीदें, क्योंकि वो फर्दर मार्केट में इंक्रीज होगा। जब हम उसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट में क्या हुआ कि एक प्रॉफिट जनरेशन आ गया, प्रॉफिट क्रिएट हुआ ही हुआ, साथ में एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी आ गया। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन के तौर पे एक इंक्रीज इन मार्केट शेयर देखा गया।
उस केस में जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। जैसे हम रिलायंस स्मार्ट की बात करें, रिलायंस स्मार्ट में अब जो रिलायंस स्मार्ट इतना जो प्राइस है वो इतना लो प्राइस पे देता है, जिस वजह से उसने अपने जो लोकल जो कस्टमर हैं उनको ख़त्म ही कर दिया। दैट वाज डिमाइस ऑफ लोकल कस्टमर्स। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो गया है एक फर्म का, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया ड्यू टू देयर सेल्स मैक्सिमाइजेशन बाय परचेजिंग द शेयर्स बाय लॉट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट कम टू द थर्ड पॉइंट वाज द ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। जब हमारे पास अगर मान लीजिए अगर मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, मार्केट शेयर इंक्रीज है, मोनोपोली की सिचुएशंस आ गई है, प्राइस इंक्रीज कर गया है, ये सारे के सारे एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। अगर मार्केट शेयर इंक्रीज करता है तो हमारा क्या होता है, मोनोपोली सिचुएशन आती है, मोनोपोली सिचुएशन आएगी तो प्राइस भी इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो हमें क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, और यही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमारी ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के लिए ये फ्रूटफुल होगा। हम ग्रोथ करेंगे, हम न्यू प्रोडक्ट की तरफ ग्रो करेंगे, हम प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन की तरफ जाएंगे। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दैट वाज द कुरकुरे। कुरकुरे में कितने सारे फ्लेवर्स आ गए, लेज में कितने सारे फ्लेवर्स आ गए। उन्होंने क्या किया कि ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किया, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन बाय गिविंग द कस्टमर अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विद डिफरेंट टेस्ट। उन्होंने अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड किया, साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट डिसाइड किया। उस केस में जब ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, एक प्राइस को सेट करने लग जाएंगे, एक प्राइस लीडरशिप निकल के आएगी कि हमने ग्रोथ को मेंटेन किया है, साथ में एक प्राइस को एज ए लीडरशिप के तौर पे लेके आए हैं। नेक्स्ट वाज द सैक्रिफाइसिंग द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टू फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर देती है कि नहीं, लॉन्ग टर्म तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, अगर हमारे शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें उस प्रॉफिट को नज़रअंदाज कर देना है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकल के आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट निकल के आए। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था, हमने उसको एज ए डिविडेंड के तौर पे दे दिया हमारे शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड हो गए। इन केस उससे क्या हो गया, शेयर की एक क्या बन गई, ब्रांड वैल्यू बन गई मार्केट में, कि हमारे जो शेयर ऑनर्स है, हमारे जो कंपनी के ऑनर्स हैं, वो हमेशा हमें डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, और उस बेस पे एक वैल्यू जनरेट हो जाती है ब्रांड की और शेयर्स की, जिसकी वजह से जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे साथ, कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, दैट वाज द सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न। कि आजकल जो देखा गया है कि जो हमारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, सोशल और एनवायरमेंटल पे भी फोकस कर रही हैं। हमारा जैसे टारगेट है कि हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी जिससे हमारी जो कंपनी के जो कस्टमर हैं वो क्या है, जो प्रोडक्ट हैं वो एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट होने चाहिए, हेल्थ के टर्म्स में बेनिफिशियल प्रोडक्ट होने चाहिए, उनसे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई भी कस्टमर को हार्म नहीं होना चाहिए, उनके किसी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि कई बार क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, कस्टमर की पार्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, उसको एज ए पार्ट बनाती जा रही है ब्रांडिंग का, जिसकी वजह से कि ये एक नेसेसरी चीज है जो एक प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। कई जो कंपनीज हैं इनको ब्रांडिंग का पार्ट नहीं बना रही है, वो एक एज ए प्रिंसिपल का पार्ट बना रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी एक ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नहीं तो अदरवाइज उन्होंने एज ए प्रिंसिपल का पार्ट बनाया है, उसको ब्रांडिंग का पार्ट नहीं बनाया है, ठीक है। और कई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सच में चाहती है कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी नीट एंड क्लीन रहे,
ऐसा नहीं कि हम उस इन्वायरमेंट में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसकी वेस्टेज इतनी ज़्यादा हो, उसका आउटपुट तो कम हो और उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा निकल के आए। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले इस सब चीज़ों की टेस्टिंग करती है और फिर मार्केट में उसको लॉन्च करती है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट was the fourth point that of business objective that was a non-profit या cooperative। हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट है ये ना हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में ही सिर्फ सोचे, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचा, स्टेक होल्डर्स के बारे में नहीं सोचा, जो हमारे क्रेडिटर हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि उनको प्रॉफिट देना है नहीं, कि जो भी चीज़ हमने प्रॉफिट अर्न किया है वो सबकी सहमति से अर्न किया है, यानी कि कह सकते हैं कि सबके कंट्रीब्यूशन से अर्न किया है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हमें एक ही कंट्रीब्यूशन से आया है, सिर्फ हमारे ऑनर्स की कंट्रीब्यूशन से आया नहीं, बहुत सारों का कंट्रीब्यूशन है। हमारे लेबर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारी मशीनरीज हैं, हमारे शेयर्स होल्डर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो इन सब की कंट्रीब्यूशन से ही हमने जो एक कंपनी में अचीवमेंट हासिल किया है, जो प्रॉफिट अर्न किया है, वो सभी के कॉपरेशन से किया है। इसीलिए हमें जो प्रॉफिट है उसको एज ए सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वाज द प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग का मतलब है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो एक सेटिस्फैक्टरी टर्म्स में होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। मैनेजर्स प्रॉफिट अर्न करने में सपोर्ट करते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट अर्न किया है जिससे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहे और हमारी टॉप मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड रहे। उसके बिहाफ पे वो साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, वो एक लिंक एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, लेबर्स के साथ। इन केस कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारी जो कंपनी है उनको प्रॉपर ओवर टाइम का पेमेंट ना कर पाए, या उनके जो बिल्स हैं या फिर उनकी जो सैलरी है या कोई भी पेमेंट है उनको अगर प्रॉपर टाइम पे ना कर पाए, तो उसके लिए वो इशू क्रिएट नहीं करे, उनके बीच में एक बॉन्डिंग सी बन जाए। जब एक एम्प्लॉयज़ के बीच में, एक मैनेजर्स के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी, तो बहुत सारी जो अनसर्टनिटीज आ रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो भी इजीली चली जाएंगी। उनसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म नहीं होगा। जिस तरीके से अगर कोई बॉन्डिंग नहीं है तो इमीडिएटली जो लेबर्स हैं स्ट्राइक पे आ जाएंगे, कोई भी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रुक जाए। तो इन सारी ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो बिजनेस फर्म्स हैं उनके ये मेजर 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बेसिस पे एक फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।